जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक लीकेज इन ट्रांसफार्मर कि ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक लीकेज क्या होता है। हम आपको पढ़ाया था आइडियल ट्रांसफार्मर, उसमें हमने कहा था कि सर आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई मैग्नेटिक लीकेज नहीं होता है, मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स शून्य होता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए हमने बताया था कि कोई रिएक्टिव ड्रॉप नहीं होता, कोई वहाँ लीकेज रिएक्टेंस नहीं होता है। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता है। यहाँ कुछ न कुछ मैग्नेटिक लीकेज होता है, कुछ न कुछ फ्लक्स आपका सराउंडिंग में लीक कर जाता है। तो कहता है कि जो फ्लक्स आपका क्या करता है, डिजायर्ड पाथ को फॉलो करता है, मैग्नेटिक सर्किट के जो डिजायर्ड पाथ है उसको फॉलो करता है, तो उस फ्लक्स को हम म्यूचुअल फ्लक्स बोलते हैं सर, यूजफुल फ्लक्स बोलते हैं, मेन फ्लक्स बोलते हैं। लेकिन जो फ्लक्स आपका डिजायर्ड पाथ को फॉलो नहीं करता है उस फ्लक्स को हम क्या कहते हैं, लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। तो हम एक फिगर ऑलरेडी बना रखा है ट्रांसफार्मर का, कंस्ट्रक्शनल फिगर, जिसमें हमारा ये प्राइमरी वाइंडिंग दिखाया गया सर, ये सेकेंडरी वाइंडिंग दिखाया गया। ये प्राइमरी वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है, ये मेरा लोड साइड का वोल्टेज है जिसको हमने V2 दिखाया गया है। जब हमारा ट्रांसफार्मर नो लोड पर कंडीशन में होगा, नो लोड कंडीशन में होगा, तो उस कंडीशन में आपका सेकेंडरी में कोई करंट नहीं। जब सेकेंडरी में कोई करंट नहीं तो सेकेंडरी वाइंडिंग में उस कंडीशन में कोई लीकेज फ्लक्स नहीं होता है। लेकिन आपका नो लोड कंडीशन में प्राइमरी करंट भी काफ़ी कम होता है, वो आई नोट के बराबर होता है, आई नोट के बराबर होता है, तो प्राइमरी एमएमएफ काफ़ी कम, तो प्राइमरी लीकेज फ्लक्स जो होता है वो भी नेग्लिजिबल होता है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल का टोटल जो कोर में फ्लक्स सेटअप होता है वो म्यूचुअल फ्लक्स होता है। मैंने नो लोड कंडीशन में हम कहेंगे कि ट्रांसफार्मर में जो लीकेज फ्लक्स होता है सर वो नेग्लिजिबल होता है। लेकिन जो ही ट्रांसफार्मर को हम लोडेड करते हैं, ट्रांसफार्मर आपका लोडेड होता है, तो उस कंडीशन में सेकेंडरी करंट के साथ साथ आपका प्राइमरी में भी करंट बढ़ता है। तो वैसे कंडीशन में आपका क्या है कि प्राइमरी वाइंडिंग में कुछ फ्लक्स क्या करता है, सिर्फ प्राइमरी में ही लिंक करता है, मतलब यहाँ फ्लक्स कुछ न कुछ सराउंडिंग में लीक कर जाता है। उसी तरह सेकेंडरी वाइंडिंग में भी कुछ फ्लक्स आपका क्या होता है, लीक कर जाता है, जो सिर्फ सेकेंडरी में लीक करता है। तो वैसे फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। माने जो फ्लक्स इस डिजायर्ड पाथ को फॉलो करता है, माने जो फ्लक्स पाथ A B C D A को फॉलो करता है, मतलब पाथ ABCDA, माने जो फ्लक्स इस पाथ को फॉलो कर रहा है, मतलब जो फ्लक्स दोनों बाइंडिंग में लीक कर रहा है, तो वैसे फ्लक्स को म्यूचुअल फ्लक्स बोलते हैं। कौन फ्लक्स बोलते हैं, म्यूचुअल फ्लक्स। देखो फाई जो है वो दोनों बाइंडिंग में ट्रांसफार्मर के लिंक कर रहा है, इसलिए हमारा फाई यहाँ म्यूचुअल फ्लक्स है, मेन फ्लक्स है सर। लेकिन जो फ्लक्स या तो प्राइमरी वाइंडिंग में लिंक होगा या सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक होगा, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, मतलब जो फ्लक्स सिर्फ प्राइमरी में लिंक करे या सेकेंडरी में लिंक करे, बट नॉट बोथ, माने दोनों में नहीं लिंक करे, तो वैसे फ्लक्स को हम बोलते हैं सर लीकेज फ्लक्स। क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स। तो जो फ्लक्स सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग में ही लिंक कर रहा है, मतलब सेकेंडरी में नहीं लिंक कर रहा है, सिर्फ प्राइमरी में ही लिंक कर रहा है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी लीकेज फ्लक्स। इसको हम फाई L1 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई L1 से। और जो फ्लक्स सिर्फ सेकेंडरी बाइंडिंग में लिंक करता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स, इसको हम बोलते हैं फाई L2। क्या बोलते हैं सर, फाई L2। तो आप समझ गए प्राइमरी लीकेज फ्लक्स और सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स क्या है। प्राइमरी लीकेज फ्लक्स आपका क्या है, आपका लोड का प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जो ही लोड बढ़ाओगे आपका प्राइमरी करंट बढ़ेगा, तो जो ही प्राइमरी करंट बढ़ेगा प्राइमरी एमएमएफ बढ़ेगा, प्राइमरी एमएमएफ बढ़ने से आपका प्राइमरी लीकेज फ्लक्स आपका बढ़ेगा। मतलब प्राइमरी लीकेज फ्लक्स जो है वो प्राइमरी करंट के प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही साथ प्राइमरी लीकेज फ्लक्स प्राइमरी करंट I1 के सेम फेज में होता है। माने एक फ्लक्स जो है फाई L1 जो है ये लोड बढ़ने के साथ चेंज हो जाएगा, माने लोड चेंज होगा, प्राइमरी करंट चेंज होगा, प्राइमरी करंट चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। मतलब ये फ्लक्स जो है फाई L1 जो है वो I1 के प्रोपोर्शनल होगा। और चूंकि I1 क्या है, लोड बढ़ेगा तो I1 बढ़ेगा, तो लोड बढ़ने से ये भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। साथ ही साथ आपका क्या होता है, फाई L1 जो है, फाई L1 जो है
वो आपका क्या है सर, I1 के सेम फेज में होता है। क्या है, I1 के सेम फेज में। उसी तरह φL2 भी आपका क्या है सर, लोड बढ़ने के साथ चेंज हो जाएगा। मतलब ये सेकेंडरी MMF के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब φL2 जो है वो आपका सेकेंडरी करंट के प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही साथ φL2 जो है वो I2 के सेम फेज में होता है। तो यहाँ से हम जान गए कि आपका जो लीकेज फ्लक्स होता है ट्रांसफार्मर में, वो आपका लोड के प्रोपोर्शनल होता है। जो ही ट्रांसफार्मर में लोड चेंज होगा, आपका लीकेज फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में चेंज कर जाएगा। क्या हो जाएगा सर, चेंज हो जाएगा। तो देखो अब ये जो लीकेज फ्लक्स है, चूँकि ये भी तो अल्टरनेटिंग नेचर का है, ये भी अल्टरनेटिंग नेचर का है, तो ये जो प्राइमरी लीकेज फ्लक्स है, इसके कारण प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ EMF इंड्यूस होता है। क्या होता है, सेल्फ EMF इंड्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं EL1, माने सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी वाइंडिंग ड्यू टू लीकेज फ्लक्स φL1। और इस लीकेज फ्लक्स φL2 के कारण आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका EMF इंड्यूस होता है, जिसको बोलते हैं EL2, माने इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी वाइंडिंग ड्यू टू φL2। इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी वाइंडिंग ड्यू टू φL1। इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी वाइंडिंग ड्यू टू φL2। आप कहिएगा सर लीकेज फ्लक्स क्यों होता है, तो आपको मैं बता दूं कि एयर का रिलक्टेंस जो है, वो हम रिलक्टेंस का इक्वेशन क्या लिखते हैं, L/μ0 इंटू μr इंटू ए लिखते हैं। तो अब देखो भैया, एयर के लिए आपका μr आपका क्या होता है, ऑलमोस्ट 1 होता है। तो ये तो बहुत कम है, तो आपका रिलक्टेंस क्या होगा, हाई होगा, वेरी हाई होगा, बट नॉट इनफाइनाइट। मतलब एयर का रिलक्टेंस भी आपका इनफाइनाइट नहीं होता, फाइनाइट होता है बट वेरी हाई। तो कह सकते हैं कि एयर परफेक्ट मैग्नेटिक इंसुलेटर नहीं होता है। तो जब एयर परफेक्ट मैग्नेटिक इंसुलेटर नहीं है, तो कुछ ना कुछ आपका फ्लक्स तो लीक कर ही ना जाएगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ फ्लक्स लीक कर ही ना जाएगा। यही कारण है कि आपका यहाँ भी लीकेज फ्लक्स होता है, ट्रांसफार्मर में भी। तो अब लीकेज फ्लक्स को मिनिमाइज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, सेक्शनलाइजेशन और इंटरलीविंग यूज करते हैं। सेक्शनलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग, इसका मतलब है कि ये बाइंडिंग और ये बाइंडिंग अलग अलग लिम्ब पर नहीं होता है। इसको लिम्ब बोलते हैं, इसको लिम्ब बोलते हैं, अलग अलग लिम्ब पर नहीं होता है। आधा प्राइमरी बाइंडिंग इधर होता है, आधा इधर होता है, आधा सेकेंडरी बाइंडिंग इधर होता है, आधा सेकेंडरी बाइंडिंग इधर होता है। ऐसा कर देने से आपका क्या होता है सर, लीकेज फ्लक्स को मिनिमाइज किया जाता है। इसको बोलते हैं सेक्शनलाइजेशन एंड इंटरलीविंग। माने सेक्शनलाइजेशन और इंटरलीविंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग से आपका क्या है सर, लीकेज फ्लक्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। क्लियर। तो अब हमने देखा कि आपका जो लीकेज फ्लक्स आपका φL1 है, φL1, इसके कारण भी आपका प्राइमरी वाइंडिंग में आपका EMF इंड्यूस होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, जिसको हम बोलते हैं EL1। क्या बोलते हैं, EL1, माने सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी वाइंडिंग ड्यू टू लीकेज फ्लक्स φL1। उसी तरह जो लीकेज फ्लक्स आपका φL2 है, इसके कारण भी सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF जनरेट होता है, जिसको बोलते हैं EL2। क्लियर। तो बात है कि सर लीकेज फ्लक्स का हम इफेक्ट क्या कंसिडर करेंगे, इसका क्या इफेक्ट होता है ट्रांसफार्मर में। तो हम इसका इफेक्ट को हम क्या करते हैं, इसका इफेक्ट को हम कंसिडर करते हैं। देखो इसके इफेक्ट को, φL1 और φL2 के इफेक्ट को हम एक इंडक्टिव ड्रॉप के रूप में कंसीडर करते हैं। द इफेक्ट ऑफ φL1 एंड φL2 इज कंसीडर्ड एज ए इंडक्टिव ड्रॉप। क्या कंसीडर करते हैं, इंडक्टिव ड्रॉप के रूप में कंसीडर करते हैं। तो देखो हमने लिख रखा है, इट इज इक्विवेलेंट टू, माने φL1 और φL2 के इफेक्ट मैं बतला रहा हूँ कि इसका इफेक्ट जो है हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में एक इंडक्टिव ड्रॉप के रूप में कंसीडर करते हैं कि इसके कारण एक इंडक्टिव ड्रॉप होता है, इसके कारण इंडक्टिव ड्रॉप होता है। तो हम दोनों का इफेक्ट लिख रखा है, इट इज इक्विवेलेंट टू ए स्मॉल इंडक्टिव कॉइल इन सीरीज विथ ईच बाइंडिंग। मतलब इस φL1 के इक्विवेलेंट हम मानकर चलते हैं कि प्राइमरी बाइंडिंग में एक स्मॉल इंडक्टिव कॉइल
आपका कनेक्टेड है। उसी तरह φL2 के कारण हम मानकर चलते हैं कि आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका क्या है, एक स्मॉल इंडक्टिव कॉइल आपका कनेक्टेड है, जिसका इंडक्टिव रिएक्टेंस X1 है और जिसका इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका क्या है सर, X2 है। सेकेंडरी करंट आपका I2 होगा, प्राइमरी करंट आपका I1 होगा। तो यहाँ जो इंडक्टिव ड्रॉप होगा वो कितना होगा, I1 इंटू X1, और यहाँ इंडक्टिव ड्रॉप क्या होगा, I2 इंटू X2। तो देखो इसका और इसका जो इफेक्ट है हम एक इंडक्टिव कॉइल के रूप में कंसिडर करते हैं कि φL1 के कारण ये मानकर चलते हैं कि आपका प्राइमरी वाइंडिंग में एक स्मॉल इंडक्टिव कॉइल कनेक्टेड है, और जिसमें जो इंडक्टिव ड्रॉप जो होता है वो इस φL1 के कारण जो इस बाइंडिंग में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके बराबर होता है। माने EXL1 को मानकर चलते हैं कि ये EL1 के बराबर है। मतलब हम जो आपका φL1 के कारण जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके बराबर होता है। उसी तरह हम मानकर चलते हैं कि φL2 का इफेक्ट मानकर चलते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग में एक स्मॉल इंडक्टिव कॉइल कनेक्टेड है, जिसमें इंडक्टिव ड्रॉप जो होता है φL2 के कारण जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है EL2 इसके बराबर होता है। क्या होता है सर, इसके बराबर होता है। तो आपको मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, φL1 और φL2 का इफेक्ट, इसका मानकर चलते हैं कि φL1 के कारण मानकर चलते हैं कि आपका प्राइमरी वाइंडिंग में एक स्मॉल इंडक्टिव कॉइल कनेक्टेड है, जिसमें इंडक्टिव ड्रॉप जो होगा I1 X1 वो φL1 के कारण जो प्राइमरी में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके बराबर होता है। माने I1 X1 बराबर EL1। उसी तरह मानकर चलते हैं φL2 का इफेक्ट, किसके कारण सेकेंडरी में एक स्मॉल इंडक्टिव कॉइल कनेक्टेड है, जिसमें इंडक्टिव ड्रॉप I2 इंटू X2 जो है वो φL2 के कारण आपका जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है EL2 इसके बराबर होता है। तो अब यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से X1 बराबर क्या लिखोगे बताओ तो, EL1 बटा I1। उसी तरह आप यहाँ क्या लिखोगे, X2 बराबर क्या लिखोगे, EL2 बटा I2। तो अब क्या है, X1 को अब क्या बोलेंगे, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। X1 को क्या बोलेंगे, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर, और X2 को क्या बोलेंगे, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। इसको बोलेंगे लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, इसको बोलेंगे लीकेज रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर। अब यहाँ से हम कहेंगे X1 को लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग और X2 को बोलेंगे लीकेज रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। तो आपने समझ गया कि आपका जब ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स होगा तो उसके कारण आपका ट्रांसफार्मर में एक इंडक्टिव ड्रॉप के रूप में कंसीडर करते हैं। वो इंडक्टिव ड्रॉप हमने दिखाया प्राइमरी में I1 इंटू X1, सेकेंडरी में इंडक्टिव ड्रॉप हमने दिखाया I2 इंटू X2। तो X1 को हम बोलते हैं प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस। X2 को हम बोलते हैं, ये जो X1 है इसको बोलते हैं प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस, और X2 को हम बोलते हैं सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस। X2 को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस बोलते हैं। क्लियर। तो अब हम थोड़ा सा सिंबॉलिक फॉर्म में यदि हम दिखाना चाहें तो अब हम कैसे दिखाएंगे ट्रांसफार्मर का प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस और सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस। देखो यदि हम दिखाना चाहें तो हम ऐसे दिखाएंगे कि ये मेरा ट्रांसफार्मर है, हमने कल बताया था, ये सिंबॉलिक फिगर है, ये कोर हो गया सर, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। तो इसके लीकेज रिएक्टेंस को यदि हम दिखाना चाहें तो सेपरेट ऐसे दिखाएंगे, इसके लीकेज रिएक्टेंस को दिखाना चाहें तो सेपरेट ऐसे दिखाएंगे। इसको X1 बोल देंगे, इसको X2 बोल देंगे। ठीक है, ये मेरा I1 हो गया और ये मेरा क्या हो गया, I2 हो गया। ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। तो यहाँ X1 को बोलेंगे प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस, X2 को बोलेंगे सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे, यहाँ X1 को बोलेंगे प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस, X2 को बोलेंगे हम सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस। अब यदि हमारा क्या है सर, ट्रांसफार्मर, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर चूँकि पढ़ रहे हैं तो इसके रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को दिखाया जाए
तब हमारा ट्रांसफार्मर का फिगर कैसा होगा, हम देखो दिखाने की कोशिश करते हैं। अब देखो हम क्या दिखाते हैं, दोनों रेजिस्टेंस भी और रिएक्टेंस भी दोनों एक साथ हम दिखाएंगे, तब ट्रांसफार्मर का हमारा फिगर कैसा होगा। तो यदि प्राइमरी वाइंडिंग है तो उसके रेजिस्टेंस को हम R1 दिखा देते हैं, उसके लीकेज रिएक्टेंस को हम X1 दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे? X1 दिखा देंगे। और ये हम प्राइमरी वाइंडिंग दिखा देते हैं। ये अब देखो ये मेरा कोर हो गया, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है सर। अब यदि हम इसके इंडक्टिव रिएक्टेंस को दिखाएं तो क्या होगा, X2 हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा। तो अब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को हम ऐसे दिखा सकते हैं, मतलब ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो गया जो हमने कल बतलाया था, और ये मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस हो गया, सॉरी ये मेरा प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो गया, ये प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस हो गया, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस हुआ, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो गया। तो आप जानते हो कि जब मेरा RL सर्किट होता है, RL सर्किट होता है, तब उस कंडीशन में आपका क्या है सर, ये R हो गया, ये आपका XL हो गया। तो इम्पिडेंस क्या लिखते हैं, √R² प्लस XL² लिखते हो ना। यदि इसको हम पोलर फॉर्म में दिखाएं, आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाएं तो R + jXL लिखते हैं ना। तो उसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी इम्पिडेंस Z1 बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हो, सेकेंडरी इम्पिडेंस Z2 बोल सकते हैं। तो यहाँ Z1 बराबर क्या हो जाएगा, √R1² प्लस X1² बोलोगे। यहाँ Z2 बराबर क्या लिखोगे, √R2² प्लस X2²। क्लियर। इसको और भी इम्प्रूव फॉर्म में यदि लिखा जाए तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जाए तो Z1 को हम लिखेंगे R1 प्लस jX1, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, Z2 बराबर क्या लिखोगे, R2 प्लस jX2। क्लियर। ये मेरा प्राइमरी इम्पिडेंस Z1 हो गया, ये सेकेंडरी इम्पिडेंस हम Z2 हो गया। तो हम ट्रांसफार्मर को ऐसे दिखा सकते हैं सर, जहां मेरा X1 समझना है प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस है, जिसको हमने बतलाया कि कैसे हम लीकेज फ्लक्स के कारण उसका इफेक्ट जो हम एक इंडक्टिव ड्रॉप के रूप में कंसीडर करते हैं। वो इंडक्टिव ड्रॉप मानकर चलते हैं कि हमारा प्राइमरी में एक स्मॉल इंडक्टर कनेक्टेड है, जिसमें इंडक्टिव ड्रॉप I1 × X1 जो है वो प्राइमरी लीकेज फ्लक्स के कारण जो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है उसके बराबर होता है। तो वहाँ से हमने X1 दिखाया था, उसी तरह सेकेंडरी में हमने X2 दिखाया था। तो ये सेकेंडरी X2 जो है इसको बोलेंगे सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस, इसको प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस। बाकी ये R1 जो है प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, ये R2 जो है सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। तो अब इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी इम्पिडेंस। इन दोनों को मिला करके क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इम्पिडेंस। तो प्राइमरी इम्पिडेंस Z1 बराबर क्या लिखोगे, √R1² प्लस X1²। Z2 बराबर क्या लिखोगे, √R2² प्लस X2²। और इसको यदि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, Z1 बराबर R1 प्लस jX1, और यहाँ Z2 बराबर क्या लिखोगे, R2 प्लस jX2। अब हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफरिंग ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्रांसफार्मर, माने प्राइमरी पैरामीटर को सेकेंडरी साइड ट्रांसफ़र करेंगे और सेकेंडरी पैरामीटर को प्राइमरी साइड ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे हमने रेजिस्टेंस को ट्रांसफ़र करके दिखाया था। यहाँ प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी करंट, प्राइमरी रेजिस्टेंस, प्राइमरी इम्पिडेंस, प्राइमरी रिएक्टेंस को हम सब सेकेंडरी साइड ट्रांसफ़र करेंगे। उसी तरह सेकेंडरी का जो पैरामीटर है वो प्राइमरी साइड ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। क्लियर। तो आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।